प्रकार जो दूसरे ध्रुव में तारा केंद्र था उसमें भी क्रोमेटिड अर्धगुणसूत्र इस प्रकार उसकी ओर जाने लग जाते हैं। ठीक, जब यह आकृति बनती है, ठीक, जब यह क्रोमेटिड पदार्थ अर्धगुणसूत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जाने लगते हैं, यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोशिका विभाजन के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार कोशिका के अलग अलग अंग होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं, और उसके पहले हमने बात की थी जीव की, कि कोशिका क्या है, जीवन की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अर्थात जो जीवन है, जो जीव है, वो कोशिका से मिलकर बना है। उसकी सबसे छोटी इकाई के रूप में हम कोशिका को देखते हैं। अब वह कोशिका जो है वृद्धि करती है। अब वह किस प्रकार वृद्धि करती है, उसी के हिसाब से एक हमारा टॉपिक बना हुआ है कोशिका विभाजन। उसके पहले हम जीव के बारे में फिर से जानते हैं कि जीव क्या है। तो जीव के बारे में जानने के लिए हमें उनके लक्षणों के बारे में देखना पड़ता है। जब हम जीव या फिर निर्जीव की बात करते हैं तो जीव और निर्जीव के बीच में एक अंतर होता है। जैसे कि जीव जो है वह प्रतिक्रिया करता है, पर्यावरण के आसपास होने वाली सारी जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति वह प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमने एसी चला ली, ठीक, एसी की वजह से क्या होगा, हमें ठंड लगेगी और हम प्रतिक्रिया करेंगे और इसके प्रति संवेदनशील होंगे। क्या अगल बगल आसपास जो वस्तुएं होंगी, जैसे कि ये बोर्ड, क्या उसे ठंड लग सकती है या गर्मी लग सकती है? तो नहीं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वह प्रतिक्रिया और संवेदनशील होता है। यह ऐसे लक्षण होते हैं जो जीव को परिभाषित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जीव जो है वह वृद्धि करता है, ठीक, अपने शरीर की मरम्मत करता है। ठीक, तो वह किस प्रकार करता है, तो उसके लिए वह कोशिका का उपयोग करता है। कोशिका में वृद्धि होती है और अलग अलग तरीके से उनमें मरम्मत होती है। ठीक, जिस प्रकार हमें अगर शरीर में घाव लग जाए तो हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वह घाव भर जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? कोशिका वापस से वृद्धि करती है और शरीर में और ज्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं और वह उस जगह कि अगर हम स्किन की बात करें, यह जैसे हमारी स्किन, ठीक, हमारी त्वचा है, तो त्वचा भी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो वह जो कोशिकाएं हैं, अगर हमें घाव लगा तो हम देखते हैं कि वह घाव भर जाता है कुछ दिन में, तो वहां पर नई कोशिकाएं जो होती हैं जनित हो जाती हैं और नई संतति कोशिकाएं बनकर आ जाती हैं, न्यू डॉटर सेल्स बनकर आ जाती हैं, जो भी विद्यमान कोशिकाएं। ठीक, तो मैंने यहां पर बोला विद्यमान कोशिकाएं। तो सबसे पहले 1855 में एक विर्चो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बताया कि जो भी नई संतति कोशिकाएं हैं, जो न्यू डॉटर सेल्स हैं, जो भी नई जननी आ रही जनन कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही होता है। जो प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाएं या सेल्स होती हैं उनसे उनका निर्माण होता है। तो नई कोशिकाएं पुरानी वाली या पुरानी विद्यमान कोशिकाओं से ही इनका निर्माण होता है। ठीक, अब यह निर्माण कैसे होता है? ठीक, उसी के लिए एक शब्द उपयोग किया गया, कोशिका विभाजन। यह जो कोशिका विभाजन है वह पूरी एक प्रक्रिया है। ठीक, उस प्रक्रिया में कोशिका विकसित होती है, फिर वह विभाजित होती है, अलग अलग चरणों से होकर वह गुजरती है। वह जो सारी चरण है, उस सारी की सारी चक्र को हम कोशिका चक्र कहते हैं। उस कोशिका चक्र के बारे में बात करने से पहले, जैसा कि मैंने कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका के अंगों के बारे में बताया था, जब हम उस कोशिका के अंगों और कोशिका के बारे में बात कर रहे थे तो वह एक प्रकार की विकसित कोशिका थी, है ना, पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, उसके सारे के सारे अंग दिख रहे थे। ठीक, वह जो अवस्था होती है वह उसकी विश्राम अवस्था होती है या इंटरफेज, और इसे अंतरावस्था भी कहा जाता है। ठीक, उस वक्त उसमें किसी प्रकार का भी कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में एक प्रक्रिया मान लें कि लगभग 24 घंटे में यह प्रक्रिया होती है, कोशिका विभाजन और उसका विकसित होना और वापस से कोशिका विभाजन में लग जाना, अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ जाना, कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो एक 24 घंटे की प्रक्रिया मनुष्य में होती है। उस मनुष्य की प्रक्रिया में 95% भाग, अगर हमने 24 घंटे का
भाग लिया है, 24 घंटे का टाइम लिया है, तो उसमें लगभग 95% भाग जो रहता है, लगभग अगर हम बात करें तो 24 घंटे के 22 से 23 घंटे लगभग वो अंतरावस्था या इंटरफेज में होती है, विश्राम अवस्था में होती है। और उसके अलावा जो 1 से 2 घंटे होते हैं वह उसकी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो हमने जिस प्रकार बोला इंटरफेज या अंतरा अवस्था, तो वह भी एक अवस्था है, वह भी एक चरण है। तो इस प्रकार कोशिका विभाजन के अंतर्गत वह इंटरफेज या अंतरावस्था भी आती है। इसी प्रकार अलग अलग चरण होते हैं, उन चरणों की बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो कोशिका विभाजन की शुरुआत जो है वह एक अवस्था से मानी जाती है जिसे हम एम प्रावस्था बोलते हैं, एम प्रावस्था या एम फेज बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो नाम आते हैं, एक आता है माइटोसिस और एक आता है मियोसिस। ठीक, तो हम पहले देखेंगे माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, सूत्रों का समान विभाजन होना। ठीक, तो हम देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा था पिछली कक्षा में कि यह एक कोशिका है। अगर हम कोशिका को बनाते हैं तो इसके बारे में हमने देखा था, इसमें एक अंग पाया जाता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, गोलाकार संरचना होती है। ठीक, इसके मध्य में हमने केंद्रिका देखी थी। ठीक, और साथ में एक धागेनुमा संरचना देखी थी जिसे हमने बोला था धागेनुमा संरचना को क्रोमेटिन पदार्थ। तो वह जो क्रोमेटिन पदार्थ, मैंने एक बात आपके लिए पहले भी बोली कि यह जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है यह गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, और वह धागेनुमा संरचना में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक, जब कोशिका विभाजन होता है तब यह पूर्ण रूप से हमें दिखाई देने लगता है, वरना यह पारदर्शी पदार्थ की वजह से भी अगर हम माइक्रोस्कोप में भी इसे देखते हैं तो यह कम दिखाई देता है। जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होती है या स्टार्ट होता है, जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होता है तो यह जो क्रोमेटिन पदार्थ केंद्रक के अंदर यह दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, और एक अलग स्टेप में इसे देखें तो यह जो पदार्थ होता है यह धीरे धीरे विभाजित होने लग जाता है। ठीक, तो यह जो धागेनुमा, अगर हम एक धागा लें और धागे को एक छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, उस प्रकार जैसे ही कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है यह भाग जो है वो अपने छोटे छोटे भागों में बंटने लग जाता है। तो अगर हम यहां पर देखें कि यह किस प्रकार का होता है, तो यह केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंतर्गत यह छोटे छोटे धागेनुमा संरचना छोटे छोटे पार्ट्स में बंटने लगते हैं और यह एक प्रकार से संघनित होने लग जाते हैं, यह एक साथ से समूहित होने लग जाते हैं। अगर मनुष्य में बात करें तो यह जो छोटे छोटे भाग हैं यह धागे लगभग 23 भागों में बंटते हैं। ठीक, मनुष्य के शरीर में लगभग 23 पेयर क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 अर्धगुणसूत्र, 46 अर्धगुणसूत्र पाए जाते हैं या गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, तो यह छोटे छोटे भागों में और संघनित होने लग जाते हैं। इसी के साथ इसके अंदर पाया जाने वाला द्रव, जिसे हमने बोला था केंद्रक द्रव, यह भी संकुचित या कम होने लग जाता है और एक प्रकार से धीरे धीरे यह इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, इसे जो हमारे केंद्रक क्रोमेटिन पदार्थ है वह इसे रोक लेते हैं। ठीक, अगर हम बात करें अगली, तो केंद्रक के अंदर तो यह कार्य हो रहा होता है, केंद्रक के बाहर क्या हो रहा होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने देखा था एक अंग जिसे हमने बोला था तारककाय या सेंट्रोसोम। ठीक, तारककाय या सेंट्रोसोम, तो एक सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक, और एक से अधिक भी कई बार पाए जाते हैं। तो यह जो सेंट्रोसोम होता है यह द्विगुणित होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दो भागों में विभाजित होने लग जाता है। ठीक, तो यह दो भागों में जब विभाजित होता है तो उसके लिए हमने देखा था कि इसे सेंट्रियोल बोला जाता है या तारक केंद्र बोला जाता है। तो यह दो भागों में विभाजित होने लग जाता है और यह अवस्था होती है अंतरावस्था की, इंटरफेज में यह कार्य चल रहा होता है। और जैसे ही यह द्विगुणित हो जाता है, ठीक, उसके बाद यह अपने ध्रुवों की ओर जाने लग जाता है। ध्रुवों की ओर अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर यह जाने लग जाते हैं। तो तारक केंद्र जिसे सेंट्रियोल बोला जाता है, यह एक जो है तारक केंद्र एक ध्रुव की ओर और दूसरा तारक केंद्र जो कि द्विगुणित हुआ था वह दूसरी ओर जाने लग जाता है। ठीक, अब यह जो अवस्था चल रही होती है, यह जो चरण चल रहा होता है, इसे बोला जाता है प्रोफेज। ठीक, प्रोफेज कहा जाता है।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही यह शब्द उपयोग होता है। ठीक, मुख्यतः इसे प्रोफेज कहा गया। ठीक, अब क्या होता है कि धीरे धीरे तारक केंद्र अपने ध्रुवों की ओर आ गए। ठीक, और धीरे धीरे यह जो हमारे अंदर क्रोमेटिन पदार्थ है यह संघनित हो जाते हैं, और जब ये संघनित हो जाते हैं, छोटे छोटे भागों में बन जाते हैं, तो इन्हें क्रोमेटिड बोला जाता है। इनके लिए शब्द उपयोग किया गया क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड होने के बाद यह धीरे धीरे एक संरचना में आते हैं। ठीक, उस संरचना की बात हम देखेंगे। ठीक, तो यह हमारी हो गई अंतरावस्था, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एक हो गई हमारी अवस्था प्रोफेज। अब इसके बाद क्या होता है तो आगे देखते हैं कि यह जो क्रोमेटिड पदार्थ थे, ठीक, क्रोमेटिन पदार्थ, और उसके बाद ये क्रोमेटिड में चेंज हो गए थे। ठीक, तो अगली अवस्था में क्या होता है कि यह जो हमारा केंद्रक झिल्ली थी, यह केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विघटित होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही यह विघटित हो जाती है वहां से हमारी एक दूसरी अवस्था शुरू होती है जिसे मेटाफेज बोला जाता है या मध्य अवस्था। ठीक, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में ही मेटाफेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह एक प्रकार से केंद्रक के विघटित होने के पश्चात का जो चरण है उसे हमने क्या बोल दिया, एक स्टेप है, उसे हमने क्या बोल दिया, मेटाफेज। तो जैसे ही यह विघटित होने लगती है, उसके जो अंदर क्रोमेटिड पदार्थ थे, क्रोमेटिन पदार्थ था, वो जो क्रोमेटिड में चेंज हो गया था, वह धीरे धीरे एक कुछ इस प्रकार की अवस्था में आ जाता है। ठीक, कुछ इस प्रकार यह बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि जो तारक केंद्र थे, जो सेंट्रियोल थे, वह ध्रुवों की ओर जाने लग गए थे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे भी ध्रुव देख लिया, अगर हम इसे यहां पर देखें तो इसे ध्रुव मतलब अपने दोनों विपरीत दिशा की ओर जाना। जैसे ही यह तारक केंद्र विपरीत दिशा की ओर जाने लग जाते हैं, इनके अंदर से एक छोटी नलिकाकार आकृति निकलती है जिसे तारक कहा गया है। छोटी नलिकाकार आकृति तारक कहा गया है। और यह जो तारक है, इसे अंग्रेजी में एस्टर शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दोनों तरफ से यह नलिकाएं छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं निकलने लगती हैं, और यह क्या करती हैं, जो हमारे क्रोमेटिड थे, ठीक, जो कि दो अर्धगुण सूत्रों में बटे हुए थे, ठीक, उनमें यह जाके एक प्रकार से चिपक जाती है, कनेक्ट हो जाती है, यह तारक है, और दोनों तरफ से ही यह चिपक जाती है। ठीक, और जिस स्थान पर यह चिपकते हैं उस स्थान को काइनेटोकोर कहा जाता है। एक ध्रुव से एक तारक केंद्र है, वह इस क्रोमेटिड पर चिपका, तो हमने जहां पर वह चिपका उससे उसका शब्द का उपयोग हमने काइनेटोकोर, इसी प्रकार से काइनेटोकोर। और इसी तरह दूसरे ध्रुव पर जो तारक केंद्र था वह भी इन नलिकाओं द्वारा चिपका, और उसे हमने क्या बोल दिया, काइनेटोकोर। ठीक, अब क्या होता है, यह जो तारक रश्मियाएं हैं, तारक है, एस्टर, यह इसे खींचते हैं, और जब इसे खींचते हैं तो यह बिल्कुल मध्य में आ जाते हैं। यह जो क्रोमेटिड है यह मध्य में आ जाते हैं, बिल्कुल मध्य में आ जाते हैं, और एक प्लेट जैसी संरचना बना लेते हैं। प्लेट जैसी संरचना बना लेते हैं, और जब ये प्लेट जैसी संरचना बना लेते हैं तो इस संरचना के बाद यहां पर एक प्लेट जैसी संरचना बनती है, और इस प्लेट जैसी संरचना को बोला जाता है मध्यावस्था पट्टिका या मेटाफेज प्लेट। और जब यह अवस्था आ जाती है तो यहां पर हमारा एक दूसरा चरण जो मेटाफेज वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या। तो यह तारक रश्मियाएं अपनी ओर इसे खींच रही होती है, जो तारक काय की सहायता से अपनी ओर खींच रही होती है। ठीक, और जब यह खींच रही होती है तो यह जो हिस्सा था क्रोमेटिड का, यह जो हिस्सा था वह विभाजित हो जाता है या टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है वहां से हमारा तीसरा चरण शुरू होता है। उस तीसरे चरण की बात करें तो यह कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे ही यह तारक इन्हें क्रोमेटिड को तोड़ते हैं, यह तारक काय की ओर, तारक केंद्र की ओर, यह दोनों क्रोमेटिड, दो अर्धगुण सूत्र जो है अर्धगुण सूत्रों में बढ़ जाते हैं, और यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने लग जाते हैं। जैसे कि देखते हैं हम इस चित्र में कि यह तारक रश्मियाएं हैं, यह कुछ इस प्रकार इसकी ओर जाने लग जाते हैं। ठीक, और इसी प्रकार जो दूसरे ध्रुव में तारक केंद्र था
उसमें भी क्रोमेटिड अर्धगुणसूत्र इस प्रकार उसकी ओर जाने लग जाते हैं। ठीक, जब यह आकृति बनती है, ठीक, जब यह क्रोमेटिड पदार्थ अर्धगुणसूत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जाने लगते हैं, यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था को एनाफेज कहा जाता है। एनाफेज कहा जाता है, या हिंदी में बोले तो पश्चावस्था। मुख्यतः एनाफेज शब्द का उपयोग ही किया जाता है। ठीक, इसलिए यह वी आकार और धीरे धीरे यह तारक केंद्र के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, और जैसे ही ये नजदीक आते हैं, ठीक, एक नई संरचना का निर्माण होता है, और उस नई संरचना के लिए एक नए चरण का उपयोग किया जाता है, नए शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे हम देखते हैं। तो अगर हम देखें यहां पर कि यह धीरे धीरे जो वी के आकार की आकृति है वह धीरे धीरे नजदीक जाने लगते हैं, और क्या होता है कि यहां पर एक नई झिल्लियों का निर्माण होने लग जाता है, और इस प्रकार यह जो वी आकृति है ये कुछ इस प्रकार यहां पर आ जाती है और धीरे धीरे असंघनित होना शुरू हो जाती है। शुरू में हमने देखा था कि जो धागे नुमा संरचना है वो संघनित होने लग गई, और क्रोमेटिन पदार्थ जो है क्रोमेटिड में चेंज हो गया। अब यह जो क्रोमेटिड पदार्थ था, क्रोमेटिड थे, जो अर्धगुणसूत्र थे, यह धीरे धीरे वापस असंघनित होना शुरू हो जाते हैं, वापस से उसी धागे नुमा संरचना में आने लग जाते हैं, और इसके आसपास एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इसके आसपास एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, और धीरे धीरे यह झिल्ली पूर्ण रूप से बन जाती है, और यह जो झिल्ली होती है यह वापस से केंद्रक का निर्माण करती है। तो हमारे पास दो नई केंद्रक झिल्ली और दो नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है। जब यह अवस्था चल रही होती है तो इस अवस्था के लिए एक नया नाम दिया गया, टेलोफेज। टेलोफेज, ठीक, हिंदी या अंग्रेजी में जैसा कि हमने देखा हमेशा यही नाम है उसका। पहले हमने देखा कि एक प्रोफेज, जहां पर हमारे जो क्रोमेटिन पदार्थ थे वो क्रोमेटिड में आते हैं, केंद्रक झिल्ली का विभाजन शुरू होता है, और जो तारक काय थे वो द्विगुणित होते हैं तारक केंद्रों में। तारक केंद्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं, उसके अंदर से तारक रश्मियाएं एक नलिकाकार धागेनुमा संरचना निकलती है, जो कि इन क्रोमेटिड पदार्थ से कनेक्ट होती हैं, चिपक जाती हैं काइनेटोकोर पे। ठीक, तो वह चिपकना जब शुरू करते हैं तो वह मध्यावस्था आ जाती है। पहले में प्रोफेज में वो तारक रश्मियां निकली, फिर उसके बाद देखा जब वो चिपकना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि उन्हें अपनी ओर खींचते हैं दोनों तारक केंद्र, और जब वे खींचते हैं तो एक दूसरे से टूट जाते हैं। टूटने के बाद यह जो हमारे क्रोमेटिड थे वह क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे स्थान पर एक से अब विपरीत दिशा में जाने लग जाते हैं, जो कि अर्धगुणसूत्रों के रूप में होते हैं। यह अर्धगुणसूत्र धीरे धीरे ध्रुवों की ओर जाते हैं, और जाने के बाद वहां पर फिर से असंघनित होना शुरू हो जाते हैं। असंघनित होने के बाद उसके आसपास एक झिल्ली का निर्माण होता है, और यह झिल्ली का निर्माण होने के बाद यह क्या करते हैं, केंद्रक का निर्माण करते हैं। और इस अवस्था के लिए हमने क्या शब्द का उपयोग किया है, टेलोफेज। जैसे ही यह टेलोफेज कंप्लीट होता है, ठीक, धीरे धीरे यह इसके अंदर पाया जाने वाला द्रव्य वह संकुचित होने लग जाता है उसी केंद्रक झिल्लियों की ओर। तो उस समय यह कुछ जो कोशिका की झिल्ली होती है वह कुछ इस प्रकार का निर्माण करती है, और धीरे धीरे यह मध्य से क्या होती है, संकुचित होना। यह जो झिल्ली होती है जिसे हमने कोशिका झिल्ली कहा, हमने शुरू में देखा था कि कोशिका की चारों ओर एक आवरण होता है जिसे हमने कोशिका झिल्ली कहा। यह धीरे धीरे संकुचित होने लग जाती है, और धीरे धीरे संकुचित होने के पश्चात यह बीच में एक लेयर या एक आवरण बना लेती है, और इस प्रकार का ये आवरण जो है हमने देखा कि जो हमारे क्रोमेटिन अर्धगुणसूत्र वह धीरे धीरे वापस से क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में बदल गए, असंघनित होकर वापस से, और इसमें जो अंग पाए जा रहे थे वह वापस से प्रदर्शित होने लग गए, और इस प्रकार एक कोशिका से दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है कि इसे हमने एम फेज बोला या फिर एम प्रावस्था कहा जाता है। और एम प्रावस्था में हमने दो चीजों की बात की थी, एक माइटोसिस समसूत्री विभाजन, एक मायोसिस तो अर्धगुणसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या होता है इसमें अंतर, तो समसूत्री विभाजन जो हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, ठीक, हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं, जैसे हमारी त्वचा की कोशिकाएं हो गई, हमारे ब्लड सेल्स हो गए, रक्त कणिकाएं हो गई,
और हमारे लंग्स हो गए, हमारे हार्ट हो गए, इनमें भी अलग अलग कोशिकाएं पाई जा रही हैं। ठीक, तो जो इनमें विभाजन होता है वह विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। अर्थात जो भी हमारी जनन कोशिका होती है, जननी कोशिका होती है, मदर सेल होती है, जब भी वह नई संतति कोशिकाएं बनाती है तो जो सूत्र है, गुण सूत्र है, जिसे हम गुण बोलते हैं, वह समान गुण दोनों कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित हो जाते हैं, तब उसे हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। पर हमारे अंदर एक ऐसी कोशिका भी पाई जाती है जो कि जनन के लिए उपयोग होती है। ठीक, जो जनन कोशिकाएं होती है, जब उनके अंदर विभाजन होता है तो आधे ही सूत्र, आधे ही गुण जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित होते हैं, वह जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। तो जब वैसा विभाजन होता है तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मायोसिस। ठीक, तो यह होता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो हमारा कोशिका विभाजन का यह जो पार्ट था 4 फेजों में बटा हुआ था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और उसके बाद हमारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका झिल्ली का विभाजन होता है और 2 नई संतति कोशिकाएं बनती है। इस पूरी प्रक्रिया में वापस से यह अपने एक विकसित रूप में आ जाती है और यह विकसित रूप में वापस से एक नई कोशिका और विद्यमान कोशिकाओं के रूप में आ जाती है, नई कोशिकाएं बनती हैं और यह फिर से विभाजित होती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और कोशिकाएं वृद्धि करती है। तो इस प्रकार हमारा कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्या होता है।